तो कैसी ठंड पड़ रही है आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके गांव में? दिसंबर की सर्दियां क्या आप महसूस कर पा रहे हैं, या ऐसा फील कर रहे हैं कि सर्दियों के नाम पर इस बार तो जैसे ऊपर वाला मजाक कर रहा है आपके साथ? जिन महीनों में रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता था, इस बार उन महीनों में हल्के फुल्के गर्म कपड़ों से ही काम चल जा रहा है। धुंध की वजह से जब पूरा का पूरा दिन धूप के दर्शन नहीं हुआ करते थे, ऐसे महीनों में इस बार सूरज कड़ाके से चमक रहा है। ये कमाल है क्लाइमेट चेंज का। और क्लाइमेट कुछ इस तरीके से करवट ले रहा है कि पूरा ग्लोब, पूरी अर्थ गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कई लोगों को लगता होगा कि अब कुछ सालों में सर्दियां बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, पारा जो बढ़ रहा है, केवल 3 ही सीजन रह जाएंगे, ऐसा सोचते हैं लोग। ठंड तो देखने को ही नहीं मिलेगी। लेकिन क्या ये अंदाजा सही है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? कहीं ये तूफान से पहले आने वाले चंद पलों की शांति तो नहीं? विज्ञान से पूछेंगे तो विज्ञान का जवाब होगा कि हाँ, ये तूफान से आने से पहले होने वाली शांति ही है, क्योंकि अब आने वाली हैं जानलेवा सर्दियां, जो 1 या 2 महीने के लिए नहीं बल्कि हजारों सालों के लिए रुकने वाली है। फिर से शुरुआत होने वाली है आइस एज की। ये हम ऐसे ही मनगढ़ंत नहीं कह रहे। हिमयुग की शुरुआत फिर से होने ही वाली है। ये मौसम का बदलाव है, पृथ्वी की हलचल है, पृथ्वी की धुरी पर घूमने का कमाल है। जब क्लाइमेट इस हद तक बदल चुका है कि सर्दी के सीजन में गर्मियों का भी एहसास हो रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो आइस एज समय से पहले आ जाएगी। आइस एज आ जाने का मतलब समझते हैं आप? 2 पल चैन से सांस लेने को भी तरस जाएगा आपका शरीर, फेफड़े सिकुड़ जाएंगे। क्योंकि सर्दियों में आप जानते होंगे, अगर आपके परिवार में कोई एस्थमेटिक पेशेंट होगा या एलर्जी का कोई मरीज होगा तो उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वीजिंग साउंड आने लगती है। कब, क्यों, कैसे का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन अगर आप हॉलीवुड वेब सीरीज के फैन हैं और आपने गेम्स ऑफ थ्रोन देखी है तो उसमें एक बात कही जाती है, विंटर इज कमिंग एंड विंटर इज सर्टेनली कमिंग। उस काल्पनिक वेब सीरीज में काल्पनिक शहर था वेस्टरोस, और उसमें कहा जाता था विंटर इज कमिंग, जैसे कि प्रलय आ रही है। क्योंकि जब सर्दियां वहां आती थी तो 10-20 सालों के लिए आती थी, और ऐसे कुछ हमारी पृथ्वी के साथ होने वाला है। लेकिन इस बार जब आइस एज आता है, या आइस एज जब भी पृथ्वी पर हिट किया है, इसने आया है, तो धरती के फॉसिल्स की लेयर, यानी कि धरती के जो क्रस्ट की लेयर, धरती की जो लेयर्स हैं, उनको स्टडी करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट तक ने ये बता दिया है, पेलिएंटोलॉजिस्ट तक ने बता दिया है कि वो सैकड़ों सालों तक चलता है आइस एज। और ये आइस एज आने वाला है। देखिए, हमारे प्लैनेट पर बहुत सी साइकिल्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से मानव जाति एक पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस करती है, या जो भी जीव उस वक्त रहते हैं वो पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे ही अब जो पीरियड आएगा वो होगा सर्दियों का युग, बिल्कुल वैसा ही जैसा गेम्स ऑफ थ्रोन्स में दिखाया गया है, या शायद उससे भी खतरनाक। अगर हमें आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहना है तो इनके साइकिल्स को समझना बहुत जरूरी होगा दोस्तों, प्लैनेट की साइकिल्स को। कैसे कोई एक युग खत्म होता है और दूसरा युग शुरू हो जाता है। आपने पुराणों के युगों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये पृथ्वी के युगों की बात हो रही है, हमारे सोलर सिस्टम के युगों की बात हो रही है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो 10,000 साल से चल रहा है, लेकिन उससे पहले पृथ्वी पर हिम युग था। सिर्फ 10,000 साल पहले पृथ्वी पर हिमयुग था। करीब 20,000 साल पहले, जिसमें पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग 3 से 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ था, और पहाड़ों से भी ज्यादा कठोर और बड़े बड़े ग्लेशियर्स हमारे इस प्लैनेट पर मौजूद थे। फिर पृथ्वी की साइकिल की वजह से पृथ्वी सूरज के थोड़ा नजदीक पहुंची और बर्फ पिघलनी शुरू हुई, और 11,000 साल पहले तक सारी बर्फ पिघल गई। लेकिन पृथ्वी पर वही बर्फीला युग दोबारा लौटने वाला है। ये तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक ऑर्बिट में चक्कर लगाती रहती है, मगर ये चक्कर सर्कल शेप में नहीं, ओवल शेप में, यानी कि अंडाकार पाथ में होता है। यानी अर्थ का ऑर्बिट भी गोल नहीं, अंडाकार है, और पृथ्वी की धुरी भी सीधी नहीं है। इसलिए पृथ्वी सूरज की ओर थोड़ी झुकी हुई रहती है। पृथ्वी तिरछेपन में घूमती है, इसीलिए हर हिस्से के मौसम कुछ सालों के अंतराल में बदलते रहते हैं। आइस एज तब आती है जब पृथ्वी अपने ऑर्बिट में सूरज से इतनी दूर हो जाती है कि पूरी पृथ्वी पर ही सूरज की गर्मी बहुत कम पहुंच पाती है, और ये आइस एज हजारों साल तक रहती है। इन साइकिल्स का अर्थ के क्लाइमेट पर क्या असर होता है, ये एक्सप्लेन किया गया था 1910 में, और इसे एक सर्बियन साइंटिस्ट मिलुतिन मिलानकोविच ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसका नाम मिलानकोविच
साइकिल पड़ गया। इन्होंने एक डिटेल्ड मैनर में समझाया था कि कैसे पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी, एंगल्स और सूरज का पृथ्वी पर प्रभाव बदलता रहता है और फिर कैसे पृथ्वी का क्लाइमेट अचानक से बदल जाता है। मिलांकोविच के अकॉर्डिंग पृथ्वी की 3 ऐसी साइकिल्स हैं जिनकी वजह से सूरज की गर्मी पृथ्वी के क्लाइमेट को प्रभावित करती है। पहली साइकिल है पृथ्वी का ओवल शेप में सूरज के चक्कर लगाना और अर्थ की ऑर्बिट का हमेशा एक जैसे न रहना। दोस्तों, जैसा हमने आपको अभी बताया था कि पृथ्वी सर्कल शेप में नहीं बल्कि ओवल शेप में सूरज के चक्कर लगाती है, यानी पृथ्वी का ऑर्बिट ओवल शेप का है, जो मिलांकोविच ने एक्सप्लेन किया। साथ ही ऑर्बिट भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ऑर्बिट की ओवल शेप भी बदलती रहती है। इसे बदलने में करीब 1 लाख साल लग जाते हैं। जैसे ही ये शेप बदलती है, पृथ्वी की सूरज से दूरी भी बदल जाती है और सूरज से कितनी गर्मी पृथ्वी तक पहुंचेगी उसमें भी बदलाव हो जाता है। मिलांकोविच ने इसे इसेंट्रिसिटी कहा है। नाम याद कर लीजिए, इसेंट्रिसिटी। दूसरा है पृथ्वी के एक्सिस का झुकाव। जैसा कि हमने बताया कि पृथ्वी की धुरी सीधी नहीं है, पृथ्वी सूरज की तरफ थोड़ी तिरछी है, झुकी हुई है। ये झुकाव 23.5 डिग्री का है। मिलांकोविच ने बताया कि पृथ्वी 23.5 डिग्री सूरज की तरफ झुकी हुई है और इसीलिए आज के समय में भी प्लैनेट के आधे हिस्से पर ज्यादा धूप आती है और आधे हिस्से पर बहुत कम। इस झुकाव की वजह से कुछ हिस्सा तो ऐसा है जहां सर्दियों में कुछ महीने तक सूरज उगता ही नहीं है और गर्मियों में कुछ महीनों तक सूरज छिपता ही नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टोरंटो, कनाडा का शहर टोरंटो। और दोस्तों, ये जो टिल्ट है ये हमेशा 23.5 डिग्री नहीं रहता, ये भी बदलता रहता है। ये टिल्ट जो आज के युग में 23.5 डिग्री है, ये 40,000 साल से 22 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच चेंज हो रहा है। आज से 10,700 साल पहले पृथ्वी का टिल्ट सूरज की तरफ मैक्सिमम था। इस एक्सप्लेनेशन को मिलांकोविच ने ऑब्लिक्विटी नाम दिया है, ऑब्लिक्विटी। इसी की वजह से अर्थ पर अलग अलग सीजन्स आते हैं। तीसरा फैक्टर वो है प्रिसेशन। दोस्तों, पृथ्वी की जो धुरी है उसका सेंटर पॉइंट कोई एक बिंदु नहीं है, ये अस्थिर है, बिल्कुल किसी लड़खड़ाते हुए ऑफ सेंटर स्पिनिंग टॉय टॉप की तरह। जैसे हम भौरा घुमाते हैं ना, उसका सेंटर चेंज होता रहता है। सेंटर स्पिनिंग टॉय टॉप की तरह ये डगमगाता रहता है। ये डगमगाना सन और मून के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण होने वाली टाइडल फोर्सेस की वजह से होता है। जो मैग्नेटिज्म वो पैदा करते हैं ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से, सन और मून दोनों की एक समझ लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके टाइडल फोर्सेस की वजह से ऐसा होता है कि डगमगाती रहती है हमारी पृथ्वी, जिससे अर्थ की रोटेशन पर प्रभाव पड़ता है। इस साइकिल को एक्सियल प्रिसेशन कहते हैं और एक्सियल प्रिसेशन का एक साइकिल 25,771.5 साल में पूरा होता है। यानी ये धुरी का चक्कर भी बहुत जल्दी पूरा नहीं होता, एक चक्कर को पूरा होने में ही हजारों साल लग जाते हैं। दोस्तों, यही वो 3 साइकिल्स हैं जिनके तालमेल से एक ऐसा टाइम आ जाता है कि पूरा प्लैनेट अर्थ बर्फ के गोले से कम नहीं रह जाता। अब पृथ्वी तो हमेशा चक्कर लगाती रहेगी, यानी जो एज गई है वो फिर वापस आएगी। फिर से पृथ्वी पर चट्टानों से भी कठोर और ऊंचे ग्लेशियर्स होंगे, 3 से 4 किलोमीटर मोटी बर्फ जम जाएगी। यह ऐसा समय होगा जब पृथ्वी पर सूरज का ताप बहुत कम मात्रा में पहुंचेगा। मिलांकोविच ने इन साइकिल्स को कंबाइन करके एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जो एक क्लाइमेट टाइम मशीन की तरह काम करता है, जिसे आगे पीछे करके पास्ट और फ्यूचर की क्लाइमेट कंडीशंस का पता लगाया जा सकता है। पास्ट में जाकर अगर इस मॉडल को घुमाया जाएगा और पता किया जाएगा कि पास्ट में कब कब आइस एज आई, कब क्या हुआ, तो उसको मैच करने के लिए, उसकी सत्यता को साबित करने के लिए हमारे पास में जो फॉसिल्स थी उसकी स्टडी करने की एक समझ लीजिए हमारे पास में एक तकनीक है कि हम आर्कियोलॉजी के हिसाब से धरती की हर लेयर को एक एक स्टडी करते हुए धरती की गहराई तक जाते हैं और हर लेयर एक ज़माने का वहाँ पर कैसे वातावरण था, वहाँ का पूरा डिटेल जो है हमें बता देती है। और अगर हम उसे मैच करें मिलांकोविच के मॉडल से तो बिल्कुल सही साबित होता है। मिलांकोविच का मॉडल, उसने पास्ट को सही से समझा दिया है कि पास्ट में कब आइस एज आई थी, वो बिल्कुल सही बैठता है। तो क्यों ये हम नहीं सोच सकते कि मिलांकोविच का वो मॉडल फ्यूचर के लिए भी सही होगा और आने वाले कुछ हज़ार सालों में, हम ये नहीं कह रहे कि कल आ जाएगी, लेकिन आने वाली है वो लंबी विंटर, वो आइस एज। और सबसे बड़ी बात, क्या जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, क्या ये उसका एक समझ लीजिए तूफान से पहले की शांति वाली बात तो नहीं कहीं इसके साथ? कहीं हम जो सोच रहे हैं कि कार्बन एमिशन से हमारे धरती का तापमान बढ़ रहा है, पॉल्यूशन तो ज़रूर हो रहा है, हमारे सांस लेने के लिए जो हवा है वो ख़राब तो ज़रूर हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या हमारे पोल्यूशन से वाकई में पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, या ये सिर्फ हो रहा है क्योंकि मिलांकोविच साइकिल के हिसाब से पृथ्वी ऑपरेट कर रही है? पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी दूर हो रही है, पृथ्वी पास हो रही है, इसी चक्कर में कहीं क्लाइमेट चेंज तो नहीं हो रहा? और अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो हम कितने भी जतन कर लें, पॉल्यूशन कंट्रोल कर लें, ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलप कर लें, फॉसिल फ्यूल से दूरी बना लें, सब कुछ एकदम साफ हो जाए, वातावरण एकदम साफ हो जाए, तो भी
क्योंकि ये मिलांकोविच साइकिल को फॉलो कर रही है, तो धरती तो अपना रूट कायम करेगी, उसे पूरा करेगी और क्लाइमेट चेंज होंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम पृथ्वीवासियों को दूसरे ग्रह की तलाश पर जाना ही होगा। और इसीलिए इतनी सारी एजेंसीज लगातार काम कर रही हैं मंगल पर बस्तियां बसाने की, चांद पर बस्तियां बसाने की। इसीलिए सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा होता है कि सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट में कभी हिम युग आता है, कभी नॉर्मल युग आता है, इस तरह अगर होता है, तो क्या आपको लगता है कि मंगल पर भी ऐसा कुछ हुआ होगा? और मंगल अभी उस फेस में होगा जब वो वाकई में ऐसी सेटिंग्स में है कि उस तक जो है वहाँ पर जीवन पनप नहीं पा रहा है, उसका सारा पानी जम गया है या हवा में उड़ गया है, वहाँ का जो वातावरण है वो रेयर हो गया है। कुल मिलाकर क्या आपको ऐसा लगता है ये जानने के बाद में कि मिलांकोविच साइकिल एक मार्स की भी होगी, वो भी उसी तरीके से ऑपरेट करता होगा, और वहाँ पर भी अभी जो स्थिति है वो कुछ ऐसी होगी कि वहाँ पर जीवन पनप नहीं सकता? अगर ऐसा हुआ है तो ये बार बार सृष्टि का अंत होना, बार बार सृष्टि का बनना, ये जो है वाकई में पुराणों से भी मेल खाता लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि हर रिलीजन इसी और इंडिकेशन देता है? कयामत, प्रलय, डूम्सडे, क्या लगता है आपको? क्या ये सब कुछ सच है? कमेंट में लिख कर जरूर बताएं।